साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि अब हम आज यहाँ पे जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो है फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें, ठीक है? तो सबसे पहला जो डिस्क्लेमर मेरे लिए, आपके लिए है, वो ये है कि जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं कि सर आईसीएमआर के सेक्शन ए के लिए मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है? या उसके लिए स्पेसिफिक तैयारी करा दीजिए। तो ये जो टॉपिक अपलोड मैं कर रहा हूँ, ये उसी के लिए ही है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन्स ही सेक्शन ए में पूछे जाएँगे जो बहुत ही बेसिक होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे कि आपको बेसिक आता है कि नहीं। आपने मान लीजिए कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आपने पढ़ ली, आपने एग्रोबैक्टीरियम पढ़ लिया, ठीक है? आपको बायोटेक पूरा पता है, आपको इम्यूनो पूरा पता है, लेकिन अगर आप उसको मेन कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है कि ये सब चीज़ें कैसे जनरेट हुई, मान लीजिए जो आज हम बात करने वाले हैं, रॉस की बात करने वाले हैं, तो ये कहाँ से जनरेट हुआ, क्या इसका रोल है, कौन आपके सिस्टम में है, तो ये कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर की कराने वाली एजेंसी हो। ठीक है? तो मेरा कंसर्न ये है कि आप इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिए, अच्छे से रिकॉल करिए। इसी वजह से मैं भी बहुत सारे टॉपिक्स को साइड में करके ऐसे टॉपिक को अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपके पास 1 डेढ़ महीने का टाइम रहे, जिससे आप उसको अच्छे से रिकॉल करते रहिए। ठीक है? तो इसी के साथ अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट, जो कि मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। तो हालाँकि यहाँ पे फ्री रेडिकल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, वी एक्जिस्ट एज़ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल स्पीशीज़। कह रहा है कि हम जो हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल स्पीशीज़ हैं। कैसे जनरेट होते हैं? सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। या तो हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब आपकी सेल्स में मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब जब आपका आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ठीक है? तो उस समय या तो कोई प्रॉब्लम होती है तब हम जनरेट होते हैं, या तो कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है। अब एनवायरमेंटल इफेक्ट में आपका क्या-क्या आ सकता है? एनवायरमेंटल इफेक्ट में आपका आ सकता है, एक्स-रे आ सकते हैं, या कोई भी किरणें जो आपकी हार्मफुल होती हैं, उनकी वजह से ये जनरेट होते हैं, जिससे क्या होता है, डिज़ीज़ कॉज़ होती है, यानी कि कितने खतरनाक हैं आप ये समझ सकते हैं। डेस्ट्रॉयड बाय एंटीऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्ट सेल, और इनकी रक्षा कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे जो बताई गई है, मोस्टली इन्हीं से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो जो आपको याद रखना है कि हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस है, ठीक है? हम कैसे जनरेट होते हैं? जनरेटेड बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जब डिफेक्ट आता है, या एनवायरमेंटल इश्यू में, ठीक है? इससे क्या होगा, डिजीज़ कॉज़ होगी, और इन्हीं के खिलाफ क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी सेल्स में रक्षा का कार्य करते हैं। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये है, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में लिखी गई है। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ्री रेडिकल क्या होते हैं? तो फ्री रेडिकल इज़ डिफाइंड एज़ ए मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ दैट कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। ठीक है? तो जब भी ये केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, केमिस्ट्री में क्या होते हैं, मान लीजिए कि आपको पता ही है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, यही तो स्टोरी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी तरीके से उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएँ, ठीक है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है? या कुछ भी ऐसी स्थिति आती है, तब क्या होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट्स होते हैं, ठीक है? ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको विचार नहीं करना है, बस आप इसको समझ लीजिए कि फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। और अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आता है, तो एक मैं आपको छोटी-सी बात बता रहा हूँ, जो शायद आपने अपने दैनिक जीवन में सुना होगा कि कोई भी चीज़, अगर आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो आधा-अधूरा ज्ञान होता है, ठीक है? आधा-अधूरा ज्ञान जो होता है, वो बहुत क्या होता है, घातक होता है। ठीक है? मतलब हानिकारक होता है। या तो आप पढ़िए, इसीलिए मैं ये इस बात में मैं बिलीव भी करता हूँ कि आप कोई चीज़ पढ़िए तो पूरा पढ़िए, ना पढ़िए तो फिर कुछ मत पढ़िए, क्योंकि बीच का जो ज्ञान होगा ना, वो आपको ले डूबेगा। तो इसी वजह से चाहे वो इलेक्ट्रॉन की जब बॉन्डिंग की बात आती है एलिमेंट्स की, तो या तो भैया आप पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, ठीक है? जो भी आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब एटम से एटम्स जुड़ के जो आपको मॉलिक्यूल बनाना है, वो सब बना लो। बीच में रहोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से आपको इतना समझाने पर भी ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कॉन्सेप्ट क्यों अराइज़ हो रहा है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये याद रखना मेरी बात, कि आधा-अधूरा ज्ञान जो होता है, वो बहुत ही क्या होता है, घातक होता है, ठीक है? अब इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं
तो अब आपको पता है कैसे फ्री रेडिकल होते हैं, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन द मेटाबॉलिक एनर्जी रिएक्शन में होता है, particularly for the release of energy. During this process, molecular oxygen is a completely reduced and convert to the water. ठीक है? अब आपको ये पता होगा कि जब आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ते हैं, जो मैं आपको बताया हूँ कि जो आपका टर्मिनल, इस बात को याद रखिएगा, टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये वाटर बना देता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इफ द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट रह जाएगा तो सीरीज ऑफ द रिएक्टिव रेडिकल्स बनते हैं जो नेक्स्ट कॉलम में दिखाए गए हैं। तो कहने यहाँ पर जो आपको याद रखना है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाया गया है। अब कौन कौन से सुपर ऑक्साइड या फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री रेडिकल या नॉट अ फ्री रेडिकल। तो आपको ये याद रखना है, जिसमें से मैं हाईलाइट कर देता हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि आप जानते ही होंगे, इसको याद रखिएगा। इसकी स्टोरी पैरोक्सिसोम से आती है, ये मैंने आपको कई बार बताया है और आपने भी अपने एग्जाम में इसको फेस किया होगा। सुपर ऑक्साइड इसको याद रखना होगा, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल के रेडिकल्स होते हैं, मतलब जैसे OH का माइनस हो गया, ये भी आपका फ्री रेडिकल है। H2O2 है, और O2 पर जब एक माइनस चार्ज होता है तब उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि नाम से पूछा जाए, हो सकता है केमिकल फॉर्मूला दे दिया जाए, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आपके गलती करने की संभावना बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शायद अभी आगे मिल जाएगा बट नाम आया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुपर ऑक्साइड के लिए, मतलब सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंजाइम होता है। तो जब सुपर ऑक्साइड जनरेट होते हैं तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंजाइम होता है वो सॉड होता है, SOD इसको बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका पूरा नाम जो होता है वो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम इसको आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से जब बीच में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और भी आपके ऑक्सीजन के रेडिकल्स होते हैं या जो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपके सिंगलेट ऑक्सीजन भी आते हैं, ठीक है। हाइड्रो परऑक्सी रेडिकल्स होते हैं, लिपिड परऑक्साइड रेडिकल होते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड के रेडिकल होते हैं। तो कुल मिला के आपको जो काम करना है वो आपको इस चार्ट में आपको पूरे रेडिकल्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए कि कौन-कौन से रेडिकल्स होते हैं। इसके बाद इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो क्या होता है, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं ये हाइली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब चूँकि भाई आपको पता है ना, अगर मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप देसी भाषा में अगर आप इसको समझना चाहें, तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आधा-अधूरा ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही घातक होता है। तो अगर आपको कभी भी अगर आपके किसी से ऐसा पाला पड़ा होगा कि जिनको किसी भी, मान लीजिए कि अगर आप किसी से व्यक्ति से अगर आप ETS के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, उसको पूरा नहीं पता, उसको आधा ही पता है, लेकिन वो क्या अड़ा रहेगा, नहीं, नहीं ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो होता है वहाँ से FADH बनता है, राइट? उसको ज्ञान नहीं पता है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो NADH से होकर गुजरता है, लेकिन वो क्या बहस करेगा कि FADH होता है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, अड़ियल होते हैं या वो रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाएँगे, ठीक है? तो वहीं से आपको इसको कोरिलेट कर लेना है, तो यहाँ पे क्या है, हाइली रिएक्टिव होते हैं और वेरी शॉर्ट लाइफ होती है, हाफ लाइफ इनकी बहुत कम होती है। मतलब ये, अब भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके पास आधा ज्ञान होगा तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ी नहीं आप चीज़ें अच्छा कर पाओगे। तो ऐसे करके आप 2 चीज़ों को याद रखेंगे, तो इस पेज से जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है, फ्री रेडिकल्स के बारे में हमने सीखा, कैसे जनरेट होते हैं, तो सेलुलर मेटाबॉलिज़्म में जब दिक्कत आती है तब जनरेट होते हैं। उसका जो सबसे खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है। जब वहाँ पे ऑक्सीजन जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब जनरेट होते हैं। उसके अलावा ये डिफरेंट डिफरेंट आपके सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। डिसम्यूटेज को हमने जाना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जाना। पेरोक्साइड की स्टोरी हमने अक्सर कहाँ पे पढ़ रखी है, पैरोक्सिसोम में पढ़ रखी है, ठीक है। अब भी और भी कुछ हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसी श्रेणी में आता है, सिंगलेट ऑक्सीजन आता है। सबका हम फॉर्मूला याद रखेंगे। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं और बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है। इसके बाद कैन जनरेट न्यू रेडिकल बाय चैन रिएक्शन, ये क्या करते हैं, अगर एक बार जनरेट हो गए तो ये और भी अपने तरीके के मॉलिक्यूल को जनरेट करेंगे और बायोमॉलिक्यूल सेल्स और टिश्यू को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक लाइन में ये भी बता रखा है कि जो फ्री रेडिकल और रॉस जो होते हैं आपके सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग इसको सिनोनिम्स मानते हैं, बट ऐसा इन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर रखा है कि ऐसा नहीं है। तो आप इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सोर्स और जनरेशन कैसे होता है, तो ड्यू टू द, दो चीजें आपको याद रखनी है, या तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह
वजह से जनरेट होगा या तो फिर आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई समस्या आ गई है उससे जनरेट होता है। ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है, एक जो आपका कॉमन मेथड है वो आपका लिपिड के पेरॉक्सीडेशन के समय होता है, फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड पेरॉक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड अकर इन 3 स्टेज रिएक्शन। मतलब जब आपका प्यूफा वगैरह बनता है तब उस समय इनका जनरेशन होता है। ठीक है? तो ये आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस आप इतना याद रखिएगा कि कैसे ये जनरेट होते हैं। ठीक है? इसके बाद एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि कैसे-कैसे जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जो आपके क्या-क्या एग्ज़ाम्पल बनते हैं। तो लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी चेन जो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रॉब्लम से बनेंगे। प्रोडक्शन ऑफ H2O2 या O2 माइनस बाय ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, जैसे कि ये NADPH ऑक्सीडेज जनरेट करते हैं। या फिर चैन रिएक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड पेरॉक्सीडेशन के लिए जब होता है, उसमें जब कभी प्रॉब्लम आती है तब जनरेट होते हैं। पेरोक्सिसोम में जनरेट होता है। सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन के समय बन सकते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, अगर कुछ भी नहीं याद है तो इतना जरूर याद रखना कि जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसका जो प्रिकर्सर होता है, ठीक है, मैं उसको क्लीन कर देता हूँ। जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रिकर्सर होता है वो आप याद रखिएगा, वो क्या होता है, वो आपका अर्जिनिन होता है। ठीक, और इसका अगर आप सेल सिग्नलिंग के मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो मैंने इसको पूरा सिग्नलिंग में मैंने आपको ये बता रखा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फैगोसाइटोसिस जब होती है उस समय भी ये जनरेट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में पढ़ाया था कि फैगोसाइटोसिस की जो मैकेनिज्म होती है उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं या मान लीजिए जो भी आपके फॉरेन सब्सटेंस होंगे उनके में क्या कर दी जाएगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को इनिबिट कर दिया जाएगा, जिससे क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ हीम इन द बाइल पिगमेंट या रिजल्ट ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन भी जब हो जाता है तो भी ऐसे चीजों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपसे जो सबसे खूबसूरत एग्जांपल है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको नाइट्रिक ऑक्साइड और ये फैगोसाइटोसिस, ये तीन चीज हमेशा याद रखिएगा। बाकी तो आपके ऊपर है, थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। जैसे कि एनवायरमेंटल में जैसे कि आपका ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है जो आपका साइटोक्रोम P450 करता है, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। तो जब आप ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं उस समय में भी कोई ऐसी हार्मफुल इफेक्ट हो गया जिससे जनरेट हो सकते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं उसमें एक्सरे आता है, वो भी आपके लिए हानिकारक होता है। अब ये बात आई है तो मैं आपको यहीं पर ही एक चीज और क्लियर करता चल रहा हूँ जो एग्जाम में शायद आपसे क्वेश्चन पूछे जा सके। जो आपके रेज होते हैं, ये क्लासिफिकेशन में ये दो टाइप के होते हैं, एक जो होते हैं वो आयोनाइजिंग होते हैं और एक जो होते हैं वो आपके नॉन आयोनाइजिंग होते हैं। तो आयोनाइजिंग में आपका एक्सरे आता है, ठीक है, और नॉन आयोनाइजिंग में जो आता है वो आपका यूवी आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इन्वायरमेंटल में आपका फोटोलिसिस ऑफ ऑक्सीजन बाय लाइट, फोटो एक्साइटेशन, सिगरेट स्मोक से भी आपके फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, और अल्कोहल या लिपिड पेरोक्सीडेशन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद एक यहाँ पे जब लिपिड का पेरोक्सीडेशन होता है तो बस आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसमें आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेलिनो डाई एल्डिहाइड एक मार्कर होता है फॉर लिपिड पेरोक्सीडेशन। मतलब हर चीज का एक मार्कर होता है ना, कि मतलब कोई एक प्रोसेस हो रही है, जब बोन का फॉर्मेशन होता है तो जैसे कि मैं आपको वापस से रिकॉल करा देता हूँ, या एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जब बोन का फॉर्मेशन होता है तो मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने आपको यही बताया ना कि कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है। मान लीजिए कैल्शियम हो गया और फॉस्फेट हो गया, इनका क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट का डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि कोई काइनेज एंजाइम है मतलब जो उसको ला रहा है, या फॉस्फेटेज जो है उसको रिमूव कर रहा है। तो जो भी प्रोसेस है तो इसका जो मार्कर एंजाइम होता है वो आपका एलपी होता है, मतलब एल्केलिन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एल्केलिन फॉस्फेटेज होता है। हालांकि ये बहुत चीजों का मार्कर होता है, बट बोन के केस में भी होता है। बाकी ये एक्सक्लूसिवली किसका मार्कर है तो वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरीके से जब लिपिड का पेरोक्सीडेशन होता है तो उस समय जो एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है वो आपका मेलेनो डाई एल्डिहाइड होता है, तो एमडीए याद रखिएगा। ठीक है,
तो इसमें बस आप इतना याद रखिएगा, बहुत चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जनरेशन ऑफ रॉस बाय मैक्रोफाज जनरेट करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे आपको समझाया था। मैक्रोफाज क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, सुपर ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि NADPH ऑक्सीडेज डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, इसको याद रखिएगा। दिस ऑक्सीजन रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है पेरोक्साइड में, फिर वो हाइपोक्लोरस एसिड बना देगा। आप समझ रहे हो ना? क्लोरस एसिड, HClO की स्टोरी आ गई। तो यानी कि जो आपका फॉरेन सब्सटेंस है उसका बैंड बजना है। द सुपर ऑक्साइड रेडिकल अलोंग विथ हाइपोक्लोरिक आयन ब्रिंग अबाउट बैक्टीरिसाइडल एक्शन कर देते हैं। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। दिस ट्रूली रिप्रेजेंट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द फ्री रेडिकल का। कैसे बेनिफिशियल इफेक्ट है हमारी बॉडी में, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है मैक्रोफेज के द्वारा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी बस्ट बोलते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म होता है। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि जो चीज हमारे फ्रूटफुल तरीके से की जा रही है उसमें रेस्पिरेशन में तो बस्ट किया गया उसके। तो कुल मिला के आपको बस कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये याद रखना है कि रॉस जो होते हैं वो मैक्रोफाज जनरेट करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जिसमें वो सुपर ऑक्साइड जनरेट करते हैं। सुपर ऑक्साइड को O2 माइनस बोलते हैं, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, नहीं तो O2 माइनस माइनस दे देगा, फिर छोड़ के चले जाओगे कि अरे ये क्या दे दिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ। इस प्रोसेस को रेस्पिरेटरी बस्ट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ रॉस क्या होता है? तो रेडिएशन थेरेपी आपने सुना होगा, जो भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति होते हैं या कुछ भी होते हैं उसमें यूज किया जाता है। और कोबाल्ट 60 या गामा रेस का यूज किया जाता है फॉर डिस्ट्रॉयड ट्यूमर टिश्यू। तो अभी आपको मैंने कैंसर नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपने वहां पे देखा होगा गामा रेस का यूज करते हैं, और एक एलिमेंट है जिसका नाम है कोबाल्ट 60, इसको याद रखना। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कोबाल्ट 60 कहाँ पे यूज किया जाता है। तो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, बाकी इसकी डिटेल जो होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। राइट। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। और 10 द बायोमोलिक्यूल बेसिस ऑफ रेडिएशन थेरेपी का। रेडिएशन थेरेपी का जो ये बायोमोलिक्यूल बेसिस क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं, जिससे क्या होता है? सेल्स नष्ट हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट द डैमेज टू डीएनए दैट प्रिवेंट ट्यूमर सेल रेप्लिकेशन एंड ट्यूमर ग्रोथ। तो ये स्टोरी बताई गई। इसके बाद स्टेलाइजेशन में इसका यूज किया जाता है ऑफ फूड बाय इरिडिएशन डिस्ट्रॉइंग वायरल कंटामिनेंट आल्सो इन्वॉल्व रॉस। ठीक है। तो कहाँ-कहाँ इनका रोल है वो हमने आपको बता दिया। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स में इनका रोल होता है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो आपका रेडिएशन थेरेपी है। इसके बाद हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं? फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव एंड कैपेबल ऑफ डैमेज कर सकते हैं सभी तरीके के मॉलिक्यूल को। फ्री रेडिकल्स बिगेट फ्री रेडिकल्स, मतलब जनरेट करते हैं बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को। प्रोटीन्स फ्री रेडिकल कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्रिल ग्रुप एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड। रॉस में डैमेज प्रोटीन, प्रोटीन को क्या करेंगे? ये डैमेज करते हैं, क्रॉस लिंकिंग करेंगे, फ्रेगमेंटेशन कर जाएंगे, जिससे आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो प्रोटीन की लॉस हो जाएगी। प्यूफा जो होता है आर हाईली सस्पेक्टेबल टू डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स, यानी कि जो आपके फैटी एसिड होते हैं उनमें लिपिड पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट वगैरह में भी यही स्टोरी आती है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल पीएच ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसैकेराइड जो आपका ग्लूकोज है can produce H2O2 and oxaloaldehyde. It appears that the linkage of carbohydrate to protein glycation increase हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ मतलब प्रोसेस हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, फ्री रेडिकल जो होते हैं वो डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आपके लिए हो जाती है। इसके बाद फ्री रेडिकल से डिजीज कौन कौन सी होती है? तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज होती है। ठीक है। और ये जो होता है ये आपका एलडीएल होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। एलडीएल को क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसका लर्न करने का तरीका भी मैंने बताया था। तो ये क्या करेगा? एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, यानी कि ब्लड जो आपके ब्लड वेसल्स होंगे वहां पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है वो आप यहाँ पे समझ रहे हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल जो होते हैं जब डीएनए को डैमेज करेंगे तो आपका कैंसर कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके अलावा ये इन्फ्लामेटरी डिजीज करते हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है। फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द प्रोमिनेंट कॉजिव एजेंट होते हैं। द अकरेंस ऑफ अदर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, आपके ये सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि कौन कौन से और भी आपके इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हैं। फिर आपके रेस्पिरेटरी डिजीज जो होते हैं वो कॉज करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज, तो कितने हानिकारक हैं ये आप देख सकते हैं। कैटरेक्ट जो मैंने आपको बताया है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कैटरेक्ट फॉर्मेशन होता है, जो कि एजिंग
से होता है, मेल में इनफर्टिलिटी भी कॉज़ होता है, ये आप याद रखिएगा, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो जाती है, ठीक है? एजिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत जल्दी आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी कि कौन-सी प्रोसेस नहीं होती हैं या कौन-सी प्रोसेस होती हैं। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन देगा, जब ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होगा, केवल मान लो तुमको कार्डियोवैस्कुलर पता है, तो उस पे लगा के चले आओगे और एक ऑप्शन नीचे दिया रहेगा बोथ 1 एंड 2, मतलब एक में दे दिया जाएगा मेल इनफर्टिलिटी। अब तुम तो सोचोगे कि अरे यार फ्री रेडिकल से मेल इनफर्टिलिटी कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्री रेडिकल से पार्किंसन है, अल्जाइमर है, ये सारी डिज़ीज़ेज़ भी होती हैं। राइट। और तो कुल मिला के ये कितने हानिकारक हैं, ये आपको पता चल गया। अब समझते हैं कि कैसा आपका बायोलॉजिकल सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो हर चीज़ का तोड़ होता है हमारे सिस्टम में, और वो जो तोड़ होता है वो क्या होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, जो इस प्रोसेस को मतलब इन्हिबिट करेंगे, इसको रोकेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ठीक है? तो यही दिया गया है, एंटीऑक्सीडेंट में बी कंसीडर द स्कैवेंजर ऑफ द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। तो इस तरीके से ये इन्फ्लेमेशन, मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, और आपने देखा था कि आईसीएमआर में कैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था एंटीऑक्सीडेंट को लेकर। तो एंटीऑक्सीडेंट इन रिलेशन टू लिपिड पेरोक्सिडेशन, तो प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट दैट विल ब्लॉक द इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल। तो ये आपको याद रखना होगा, कैटालेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम होता है, मार्कर एंजाइम होता है, पेरोक्सिसोम का होता है, इसको तो आप भूलिएगा ही नहीं। और ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज जो कि एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आपके आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है बेसिकली, बाकी और भी जगह होता है। और चैन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, इनहिबिट द प्रोपेगेटिव फेज ऑफ लिपिड पेरोक्सिडेशन, वो आपके सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और विटामिन ई और यूरिक एसिड भी जो होता है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट के तरीके कार्य करता है। ठीक है, बाकी ये जब आप पेरोक्सिडेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे बेसिकली विटामिन ई ही यूज़ किया जाता है कि मतलब इसको चैन ब्रेक करके आप उसको रोक सकें, ठीक है? इसके बाद लोकेशन के आधार पर प्लाज्मा एंटीऑक्सीडेंट्स कौन-कौन से होते हैं? बीटा कैरोटीन होता है, ये मैंने उस दिन जब आपको लेक्चर बता रहा था, जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितनी सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैंने वहाँ पे क्या बोला था कि बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि विटामिन ए जो होता है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। हालाँकि ये बात सही है, लेकिन ये बात उतनी सही नहीं है। हालाँकि इसका जो प्रिकर्सर होता है बीटा कैरोटीन, ये मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था, ठीक है? और 2 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा कैरोटीन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए बनता है, इसको याद रखना, ठीक है? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये जो होता है बीटा कैरोटीन होता है, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, बीटा कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड आपका कौन-सा है? एस्कॉर्बिक एसिड आपका क्या है? विटामिन सी है। यूरिक एसिड भी आज आपको पता चल गया, सेरुलोप्लाज्मिन आपको पता चल गया, ट्रांसफेरिन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन में आपका अल्फा टोकोफेरॉल, यानी कि विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो अल्फा टोकोफेरॉल है, और सेल्स के अंदर जो पाए जाते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज, ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज। इसके अलावा उनके नेचर और एक्शन के आधार पे, मतलब कुल मिला के आपको नाम से मतलब है। तो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट आपके ये सारे हो जाते हैं। नॉन एंजाइमेटिक न्यूट्रिएंट, मतलब आप न्यूट्रिएंट से कैसे प्राप्त करोगे? तो बीटा कैरोटीन यानी कि आप विटामिन ए कैसे लोगे? खाने से लोगे, तो ये न्यूट्रिएंट के केस में आ जाएँगे। एस्कॉर्बिक एसिड आप जो आपके खट्टे फल्स होते हैं, लेमन होता है, उसमें पाया जाता है, अल्फा टोकोफेरॉल है। और एक एलिमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिख गया है, जो मैं आपको हाइलाइट कर देता हूँ, सेलेनियम, ठीक है? से मतलब ऐसा पूछा जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि कौन-सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, हालाँकि ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है? तो सेलेनियम जो होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है? तो इसको याद रखना, ठीक है? सेलेनियम आपसे पूछा जा सकता है। मेटाबॉलिक एंटीऑक्सीडेंट, तो ये भी वही सारी बातें लिखी गई हैं। और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कैसे कार्य करते हैं? तो कन्वर्ट सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टू प्रोटेक्ट सेल्फ फ्रॉम द इंजूरियस इफेक्ट ऑफ सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होते हैं वो आपके सुपर ऑक्साइड को रिमूव करने के काम आते हैं। कैटालेज जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसको कैटालेज रिमूव करेगा। ठीक है? ठीक है, फिर इसके बाद ग्लूटाथियोन जो होता है डिटॉक्सिफाई H2O2 को वाटर में कन्वर्ट करेगा, जिसमें रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन और ऑक्सीडाइज की स्टोरी आ जाएगी। ग्लूटाथियोन का जैसे नाम आएगा, आपको ट्राइपेप्टाइड याद होना चाहिए। आपको ये याद आना चाहिए किस किस का ये पेप्टाइड बना था, कौन से 3 अमाइनो एसिड यहाँ पे जुड़े होते हैं। ग्लूटाथियोन कैन बी रीजनरेटेड बाय द ग्लूटाथियोन रिडक्टेज होता है, जो आपका NADPH होता है। और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट इज द मेजर सोर्स ऑफ NADPH। ये भी आपको पता है कि जो आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है, वहां से
NADPH बनता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट एक्सीडोक्सिडेंट में आपका विटामिन ई जो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, टोकोफेरॉल इसको बोलते हैं। अल्फा टोकोफेरॉल जो होता है वो आपका बायोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है? और ये लिपिड पेरोक्सिडेशन में प्रोटेक्ट करता है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो विटामिन ई आप टिक करेंगे, ठीक है? कैन डायरेक्टली एक्ट एज ऑक्सी रेडिकल्स का कार्य करता है। इसके अलावा विटामिन सी आपको पता ही है इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट होता है, डिफिशियंसी स्कैवेंज फ्री रेडिकल एंड इनहिबिट लिपिड पेरोक्सिडेशन, प्रमोट द रीजनरेशन ऑफ अल्फा टोकोफेरॉल। तो ये सब इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो आपके 3 एंजाइम कार्य करते थे, जो अभी आपको पता है कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन के रेडिकल्स बने, उनको सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज खत्म करेगा, जो H2O2 बनाएगा। H2O2 को अब कैटालेज ब्रेक करेगा और इस वाटर को फिर ग्लूटाथियोन जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और सबके लिए यहाँ पे देख लीजिएगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के लिए एलिमेंट्स भी नेसेसरी होते हैं, जो उनके कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है? कौन सा मेटल एंजाइम इसके लिए चाहिए होता है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर्च करके, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, ठीक है? तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। स्कॉर्बिक एसिड हो गया, कैरोटीनॉइड आपको पता ही है कि बीटा कैरोटीन जो होता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। फंक्शन एज एसोसिएशन विद विटामिन सी एंड ई। लाइकोपीन इज ए फैट सॉल्युबल पिगमेंट जो होता है वो कैरोटीनॉइड होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ सर्टेन फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यही मैं कहता हूँ कि ऐसे ही आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चलेगी जब आप बड़ी बुक्स को पढ़ेंगे। और बड़ी बुक, छोटी बुक, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, वैसे यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि लाइकोपिन, जब आप टमाटर का कलर देखते हैं, ये आपने शायद क्वेश्चंस कभी सॉल्व किए होंगे किसी एग्जाम में, ठीक है? नहीं सॉल्व किए हैं तो आज से ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ते हैं ना कि टोमेटो है, उसका कलर जो होता है वो आपको जो भी रेड कलर का दिखाई देता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो वो लाइकोपीन की वजह से होता है, ठीक है? तो इसको याद रखना, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? और यही क्वेश्चन है सेक्शन ए का, कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जनरेट होंगे, ठीक है? कलर ऑफ द सर्टेन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। लाइकोपीन प्रोसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन आर आल्सो कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं दैट इम्पार्ट येलो और ग्रीन कलर टू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और ये सब भी जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। सेलेनियम, ये याद रखना कि ये एक एलिमेंट है, ये आपका ट्रेस एलिमेंट होता है जो आपके बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है। ये विटामिन ई के साथ कार्य करता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम ग्लूटाथियोन पेरोक्साइड, मतलब कुल मिला के ये विटामिन ई के साथ काम करेगा, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज के साथ कार्य करेगा, ठीक है? इसके बाद अल्फा लाइपोइक एसिड, ये भी आपका विटामिन लाइक कंपाउंड होता है जो कि प्रोड्यूस बॉडी में होता है बिसाइड द सप्लाई फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हो लाइपोइक पे की रोल इन रिसाइकलिंग अदर एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा कैफीन होते हैं, ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट नेचर होता है। कॉफी में जो आपके फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सबको याद रखिएगा, ठीक है? बहुत सारे फ्लेवोनॉइड जो आपके प्लांट्स में होते हैं ना, वो एंटीऑक्सीडेंट के तरीके आजकल बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज किए जाते हैं, हम लोग रिसर्च में उनको यूज करते हैं कि उनमें क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। बिसाइड ऑफ द अबव देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट, सम ऑफ देम जो कि आपका कोएंजाइम क्यूटेन जो आपके यूबिक्विनोन फैमिली में आते हैं, ठीक है? प्रोएंथोसाइनाइड्स होते हैं, कैटकीन्स होते हैं, करक्यूमिनॉइड्स मतलब जो आपका ये हल्दी में जो आपका होता है, टर्मेरिक में, ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा सम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट देयर डाइटरी सोर्स आर गिवन, कंजम्पशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ ए न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपके ये फ्री रेडिकल को डैमेज करें, ठीक है? जो बन रहे हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट और उनके डाइटरी सोर्स। तो विटामिन ई का नाम याद रखना, टोकोफेरॉल पूछेगा कौन सा मोस्ट कॉमन है, अल्फा है कि बीटा है कि गामा है, ठीक है? ये आपसे पूछा जाएगा, मैं लिख देता हूँ, विटामिन ए के साथ में पूछा जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो क्या होता है? अल्फा टोकोफेरॉल होता है, ठीक है? बाकी तो विटामिन का जब लेक्चर आएगा तो हम देख लेंगे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। विटामिन सी को हमने बोन से देख लिया है, कार्टिलेज से देख लिया है, हमने कोलेजन की स्टोरी, हमने इसका एक सेपरेट वीडियो पढ़ा है जहाँ पे जो भी बच्चे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इसके अलावा बीटा कैरोटीन जो कि प्रो विटामिन ए होता है, लाइकोपीन भी इसी में आता है। टोमेटो का कलर लाल क्यों होता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो लाइकोपीन की वजह से होता है। ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन ये भी आपके होते हैं। एक एलिमेंट हमने समझ लिया जिसका नाम है सेलेनियम, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कोएंजाइम यूबिक्विनोन हो गया, एसिटिलसिस्टीन हो गया, प्रोएंथोसाइनिन हो गया,
टर्मेरिक जो कि आप हल्दी पढ़ते हो कि हल्दी कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो भी आपको आज से पता चल गया, ठीक है? इलेजिक एसिड है, हेस्पेरिन है, तो ख़ैर इस तरीके से इतने नाम हैं, इतने ना याद कर सको तो जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको ज़रूर याद रखना, ठीक है? तो कुल मिला के जो आपको बायोमेडिकल में अब आपने क्या देख लिया, हमने क्या समझ लिया, फ्री रेडिकल से क्या होते हैं, डिज़ीज़ कॉज़ होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ होंगे, कैंसर होगा, रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ और एजिंग करेगा। ठीक है? अगर आपको एस्टिमेशन ऑफ सीरम मेलानोएल्डिहाइड इज़ ऑफ़न यूज्ड टू असेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल डैमेज के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। रेस्पिरेटरी बर्स्ट ऑफ मैक्रोफाज एक्युमुलेट बाय द जनरेशन ऑफ रॉस को जनरेट करते हैं, H2O2 एंड HClO ब्रिंग अबाउट बैक्टीरियासाइडल एक्शन करते हैं। ड्यूरिंग कंजम्पशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ ए न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट का चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है? जो आपके लिए क्या होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरीके से और भी आपके हैं जैसे यूरिक एसिड होता है, सेरुलोप्लाज़्मिन है, ये भी आपका आयरन एंड कॉपर डिपेंडेंट लिपिड पेरॉक्सिडेशन को इनहिबिट करता है। ट्रांसफेरिन जो होते हैं ये आप पढ़ेंगे इसमें फेरस जुड़ा हुआ है, तो जो आयरन से बाइंड होता है उसको ट्रांसफेरिन बोलते हैं। फिर एल्बुमिन है, बिलिरुबिन है, हिपैटोग्लोबिन है, तो ख़ैर इतना चीज़ें तो नहीं समझ पाओगे, नहीं याद कर पाओगे, बस ठीक है इसको याद रखना, ठीक है? फिर कुल मिला के हमें जो समरी समझ में आ गई है वो हमने देख लिया है। तो यहाँ पर ये आपकी स्टोरी खत्म हो गई है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा लेक्चर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? और एग्ज़ाम डे बाय डे अब आपका बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, उनको कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? और जो यहाँ पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से देखिए, एग्ज़ाम में आस-पास से ही क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो ये है, बाकी अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी 1 महीने का समय है जो मैं बार-बार आपसे बोल रहा हूँ, हर वीडियो के एंड में मैं बोलूँगा कि 1 डेढ़ महीने का समय है, हर चीज़ों को छोड़ के, दुनियादारी को छोड़ के पढ़ाई पे लग जाइए। ये 1 महीने का जो श्रम है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है? तो जब कभी भी आपको नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो ये लास्ट में लाइन ज़रूर सुन लेना, ठीक है? तो बस इतना ही कहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ये नहीं कि तुम कहीं से पढ़ाई करो, किसी भी बुक से पढ़ो, किसी भी चीज़ों से पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो, ठीक है? तो इसी आशा के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।